चलिए आज सीखने और सिखाने के मनोविज्ञान की दुनिया में उतरते हैं। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो चार बहुत जरूरी विचारकों प्याजे, वाइगॉत्स्की, स्किनर और थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को समझाते हैं। हमारा मिशन है इन जटिल सिद्धांतों को तोड़कर इनके सबसे जरूरी हिस्से निकालना, खासकर सीटेट जैसे एग्जाम के लिहाज से, ताकि ये सिर्फ याद ना हो बल्कि समझ में आए। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे का दिमाग असल में सीखता कैसे है। ये चारों विचारक एक ही सवाल के अलग अलग जवाब देते हैं। कोई बच्चे के दिमाग के अंदर झांकता है तो कोई उसके बाहरी व्यवहार पर ध्यान देता है। तो ये एक मजेदार सफर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं जीन पियाजे से। इनका जो मूल विचार है मुझे बहुत आकर्षक लगता है कि हर बच्चा जन्म से ही एक नन्हा वैज्ञानिक है। सही कहा। वो अपनी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और यही उनके सिद्धांत का सार है, जिसे रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। पियाजे मानते थे कि ज्ञान बाहर से बच्चे के दिमाग में भरा नहीं जाता, बल्कि बच्चा अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण खुद करता है। अच्छा, तो सीखना मतलब उसके दिमाग की जो बनावट है, मतलब मेंटल स्ट्रक्चर, उसमें बदलाव लाना। बिल्कुल। इन नोट्स में एक शब्द बार बार आता है, स्कीमा। स्कीमा सुनने में ये काफी टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? स्कीमा को आप दिमाग में जानकारी के फोल्डर की तरह समझ सकते हैं। फोल्डर। हाँ, जब बच्चा दुनिया में कुछ देखता है या अनुभव करता है तो उसका दिमाग उस जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक फोल्डर बना लेता है। जैसे एक बच्चे ने एक चार पैरों वाला भौंकने वाला जानवर देखा और उसे बताया गया कि ये कुत्ता है, तो उसके दिमाग में कुत्ता नाम का एक स्कीमा बन गया। अच्छा, तो बच्चे के दिमाग में चार पैर वाला जानवर इज इक्वल टू कुत्ता का फोल्डर बन गया। लेकिन दुनिया तो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होता है जब वो पहली बार किसी बिल्ली को देखता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर पियाजे के दो और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जब बच्चा पहली बार बिल्ली को देखेगा जिसके भी चार पैर हैं, तो वो उसे अपने पुराने कुत्ते वाले स्कीमा में फिट करने की कोशिश करेगा। इसे कहते हैं आत्मीकरण, एसिमिलेशन। मतलब नई जानकारी को पुराने फोल्डर में डालने की कोशिश। हाँ, लेकिन बिल्ली तो भौंकती नहीं, वो तो म्याऊं करती है, तो ये फिट नहीं बैठेगा। बिल्कुल। और तब बच्चा अपने दिमाग को एडजस्ट करेगा। वो समझेगा कि सभी चार पैरों वाले जानवर कुत्ते नहीं होते। वो या तो अपने कुत्ते वाले स्कीमा को बदलेगा या फिर बिल्ली के लिए एक नया फोल्डर बनाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को समायोजन, अकोमोडेशन कहते हैं। इसी असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को संतुलन कहते हैं, और असल में सीखना यही है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन एग्जाम के नजरिए से पियाजे के चार चरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए उन पे आते हैं। हाँ। पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। हाँ, संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो जन्म से 2 साल तक होती है। इस उम्र में बच्चा अपनी इंद्रियों, मतलब सेंसेस, और अपनी शारीरिक क्रियाओं से दुनिया को समझता है। जैसे चीजों को पकड़ना, मुंह में डालना। हाँ, देखना, यही उसका सीखने का तरीका है। इसी स्टेज के अंत में एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसे वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। मतलब ये समझना कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है तब भी वो मौजूद है। जैसे पीक अब्बू खेलते हुए बच्चे को लगता है कि चेहरा सच में गायब हो गया है। एकदम सही उदाहरण है। बाद में वो समझ जाता है कि चेहरा बस छिपा हुआ है, गायब नहीं हुआ। ठीक है। कहते हैं आत्म केंद्रित, मतलब बच्चा ये नहीं समझ पाता कि दूसरे लोग उससे अलग सोच सकते हैं। बिल्कुल। उसे लगता है जो मैं देख रही हूँ वही सब देख रहे हैं। और दूसरी कमी? दूसरी है संरक्षण या कॉन्जर्वेशन की समझ का ना होना। वो क्लासिक उदाहरण है ना, जहाँ एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे और पतले ग्लास में डाल दो तो बच्चे को लगता है कि पानी ज्यादा हो गया है। हाँ, जबकि पानी उतना ही है। यही कमी अगली स्टेज में दूर होती है, जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक। अब बच्चा तार्किक, मतलब लॉजिकल रूप से सोचना शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के बारे में जो ठोस हैं, जिन्हें वो देख और छू सकता है। तो अब वो कॉन्जर्वेशन समझने लगता है। अब वो समझ जाता है। और आखिरी चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल के बाद। जी, इसमें सबसे बड़ा बदलाव है अमूर्त चिंतन, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास। अब बच्चा सिर्फ ठोस चीजों के बारे में नहीं, बल्कि आइडियाज, हाइपोथेसिस और सिद्धांतों के बारे में भी सोच सकता है। उसकी सोच वैज्ञानिक हो जाती है। वाह! तो अगर मुझे सीटेट एग्जाम के लिए पियाजे से सिर्फ 3 चीजें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? अच्छा सवाल है। पहला, बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। दूसरा, विकास के 4 चरण और उनकी खासियत, खासकर ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म और कंजर्वेशन किस स्टेज में आते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। और तीसरा? और तीसरा, पियाजे के अनुसार पहले विकास होता है, फिर सीखना। तो पियाजे के हिसाब से बच्चा एक अकेला वैज्ञानिक है, लेकिन क्या सीखना इतना सोलो काम है?
मुझे तो लगता है कि हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा सीखते हैं। और यही बात लिव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का दिल है। वो कहते थे कि पियाजे ने बच्चे को एक द्वीप की तरह देखा, जबकि असल में कोई भी बच्चा अकेले नहीं सीखता। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब समाज, संस्कृति और भाषा, इन सब का रोल है। बिल्कुल। असली सीखना अकेले में नहीं, बल्कि इन सब के साथ बातचीत से होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना पहले दूसरों के साथ होता है, फिर हमारे अंदर आता है। उनके सिद्धांत में ZPD का जिक्र बहुत होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है? जेडपीडी को आप सीखने का जादुई दायरा कह सकते हैं। जादुई दायरा? हाँ, कल्पना कीजिए 3 सर्कल हैं। सबसे अंदर वाले सर्कल में वो काम है जो बच्चा अकेले कर सकता है। सबसे बाहर वाले में वो काम जो वो मदद से भी नहीं कर सकता। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वही जेडपीडी है। अच्छा। यानी वो काम जो बच्चा अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी बड़े शिक्षक या अपने से ज्यादा जानने वाले दोस्त की मदद से कर सकता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि असली टीचिंग इसी जेडपीडी में होनी चाहिए। और जो मदद दी जाती है उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं, है ना? हाँ। जैसे साइकिल सीखते समय कोई पीछे से पकड़ता है, हाँ। और जब हम सीख जाते हैं तो वो हाथ हटा लेता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी मदद या मचान की तरह है, जो बच्चे को तब तक दी जाती है जब तक वो उस काम में माहिर ना हो जाए। ये मदद किसी भी तरह की हो सकती है। हाँ, ये इशारे देना, सवाल पूछना या काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही बच्चा सीखने लगता है, ये मदद हटा ली जाती है। वाइगोत्स्की ने भाषा को भी बहुत महत्व दिया। पियाजे मानते थे कि सोच भाषा से पहले आती है, लेकिन वाइगोत्स्की के नजरिया अलग था। हाँ, वाइगोत्स्की के लिए भाषा सिर्फ बातचीत का साधन नहीं, बल्कि सोच का एक औजार है। सोच का औजार? आपने देखा होगा छोटे बच्चे कोई काम करते हुए खुद से बातें करते हैं। हाँ, करते हैं। पियाजे इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते थे, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा। उनका मानना था कि बच्चा ऐसा करके असल में अपनी सोच को दिशा दे रहा होता है। अच्छा। यही प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर होने वाली इनर स्पीच या मौन संवाद बन जाती है। तो इस सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका एक गाइड या पार्टनर की हो गई, न कि एक बॉस की। बिल्कुल। शिक्षक एक फैसिलिटेटर है जो बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने यानी सहयोगात्मक अधिगम के मौके देता है। तो वाइगोत्स्की के लिए 3 शब्द याद रखें: समाज, भाषा और संस्कृति। और 3 कॉन्सेप्ट्स: ZPD, स्कैफोल्डिंग और प्राइवेट स्पीच। एकदम सही। ठीक है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों बच्चे के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इस पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो बिल्कुल अलग है। हाँ, अब हम व्यवहारवाद की बात करेंगे। B.F. स्किनर ने कहा, 1 मिनट, जो दिमाग के अंदर है उसे हम देख नहीं सकते, तो उस पर थ्योरी क्यों बनाएं? चलो सिर्फ उस पर ध्यान दें जो हम देख सकते हैं, यानी व्यवहार। आपने बिल्कुल सही तरीके से इस बदलाव को पकड़ा है। स्किनर का मानना था कि सीखना कुछ और नहीं, बल्कि व्यवहार में होने वाला एक बदलाव है, और ये बदलाव उस व्यवहार के परिणाम से नियंत्रित होता है। यहाँ सबसे अहम कॉन्सेप्ट है पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट। हाँ, पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। कई लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को सजा समझ लेते हैं। ये सबसे आम गलतफहमी है और इसे साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, रीइंफोर्समेंट का मतलब हमेशा किसी व्यवहार को बढ़ाना या मजबूत करना होता है। हमेशा बढ़ाना। हाँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ अच्छा देते हैं, जैसे बच्चे ने होमवर्क किया तो हमने उसकी तारीफ की या उसे एक चॉकलेट दी। इससे होमवर्क करने का व्यवहार बढ़ेगा। ठीक है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ बुरा हटा लेते हैं ताकि अच्छा व्यवहार बढ़े। कोई उदाहरण? जैसे एक बच्चे को रोज रात में टीवी देखने से पहले सब्जी खाने के लिए टोका जाता है, जो उसे पसंद नहीं है। एक दिन वो बिना टोके सब्जी खा लेता है, तो उसे उस दिन टोका नहीं जाता। यहाँ टोकने जैसी बुरी चीज का हटना ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अच्छा, तो वो डांट से बचने के लिए सब्जी खाएगा और धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। बिल्कुल। तो दोनों ही मामलों में व्यवहार को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि सजा का मकसद व्यवहार को कम करना या दबाना होता है। एकदम सही। सजा व्यवहार को कम करती है, जबकि पुनर्बलन, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, व्यवहार को बढ़ाता है। स्किनर का मानना था कि सजा सीखने का अच्छा तरीका नहीं है। ये सुनने में तो बहुत मैकेनिकल लगता है। क्या इस थ्योरी में बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी या क्यूरियोसिटी के लिए कोई जगह है? ये इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना है। ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना देता है और दिमाग की भूमिका को नजरअंदाज करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल तो होता होगा? हाँ, शिक्षा में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। क्लासरूम में दिए जाने वाले ग्रेड, स्टार्स, प्रशंसा, ये सब स्किनर के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। और व्यवहारवाद की इसी कड़ी में हमारे आखिरी विचारक हैं
E.L. थॉर्नडाइक। हाँ, जिन्हें इसका जनक भी माना जाता है, उनका सिद्धांत था ट्रायल एंड एरर लर्निंग, यानी प्रयास और त्रुटि। मतलब गलतियां कर करके सीखना। बिल्कुल। उनका मशहूर प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर था, जिसे उन्होंने एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। बाहर खाना रखा था, बॉक्स के अंदर एक लीवर था जिसे दबाने से दरवाजा खुल जाता था। तो बेचारी बिल्ली ने पहले बहुत हाथ पैर मारे होंगे। हाँ, बॉक्स को नोचा, काटने की कोशिश की, ये सब एरर्स थे। अचानक गलती से उसका पंजा लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। और जब उसे दोबारा बॉक्स में रखा गया तो उसने फिर से वही सब किया, लेकिन इस बार दरवाजा थोड़ा जल्दी खुल गया होगा। बिल्कुल। और कई प्रयासों के बाद बिल्ली ने सीख लिया कि ये व्यर्थ की हरकतें करने के बजाय सीधा लीवर दबाना है। उसकी गलतियां कम होती गईं और सही प्रतिक्रिया मजबूत होती गई। और इसी के आधार पर उन्होंने सीखने के 3 नियम दिए। हाँ, जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। पहला है प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या कहता है? ये सबसे जरूरी नियम है। ये कहता है कि अगर किसी व्यवहार का परिणाम संतोषजनक होता है तो उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर परिणाम असंतोषजनक हो तो संभावना कम हो जाती है। बिल्ली को खाना मिला जो संतोषजनक था, इसलिए उसने लिवर दबाना सीख लिया। एकदम। और यही स्किनर के पुनर्बलन के सिद्धांत का आधार बना। दूसरा नियम? दूसरा है अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये तो सीधा साधा है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना अभ्यास करेंगे सीखना उतना ही मजबूत होगा। हाँ, और अभ्यास छोड़ देने पर सीखना कमजोर पड़ जाता है। और तीसरा तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये कहता है कि सीखने वाला जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार न हो, उसे सिखाया नहीं जा सकता। अगर कोई छात्र थका हुआ है या उसका ध्यान कहीं और है, तो आप उसे दुनिया का सबसे अच्छा पाठ भी नहीं पढ़ा सकते। प्रेरणा और तत्परता ये सीखने की पहली शर्त है। सही कहा। तो आज हमने सीखने के 4 बिल्कुल अलग अलग नजरों को समझा। पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक, वाइगॉत्स्की का सामाजिक शिक्षार्थी, स्किनर का व्यवहार केंद्रित शिक्षार्थी और थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि वाला शिक्षार्थी। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये सभी सिद्धांत सीखने की एक बड़ी तस्वीर के अलग अलग हिस्से हैं। कोई भी एक अकेला पूरी कहानी नहीं बताता। मतलब कोई दिमाग पर ध्यान देता है, कोई समाज पर, तो कोई व्यवहार पर। बिल्कुल। एक अच्छा शिक्षक असल क्लासरूम में इन सभी का एक मिश्रण इस्तेमाल करता है। वो बच्चे को खुद खोज करने का मौका भी देता है, ग्रुप में काम भी करवाता है और सही व्यवहार पर प्रशंसा भी करता है। बिल्कुल सही। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। आज के टेक्नोलॉजी से भरे क्लासरूम में जहां ऑनलाइन लर्निंग, गेमिफिकेशन और एआई टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, इन चारों में से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रासंगिक या उपयोगी